फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए अध्याय जिसमें प्रधानमंत्री तथा उससे रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनके पूछने जाने की संभावना है, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और ऐसा पढ़ाई करेंगे कि पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ें याद हो जाए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इससे आप रिलेटेड थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। पॉलिटी का पूरा एक एक करके प्लेलिस्ट लिया, वहाँ प्लेलिस्ट में उसको बनाकर दे दिया गया है। तो देखा जाए, पहला क्वेश्चन है कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। कौन है प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले? तो दूसरी बार देखिए, जवाहरलाल नेहरू हैं जो 1947 ईस्वी से वह 1964 ईस्वी तक, यानी 17 साल तक रहते हैं। आपको यह भी पता होगा कि 1947 में तो भारत को आज़ादी जरूर मिल गई थी, लेकिन संविधान उस समय बना नहीं था। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 1952 ईस्वी में सुचारू रूप से फिर संविधान सभा स्टार्ट हो जाती है चलना। तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब होगा। इंदिरा गांधी, लगातार तो जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएगा। और इंदिरा गांधी भी, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी को सौंपा जाता, तो वह भी 1966 ईस्वी से लगातार 1977 तक ईस्वी रहती है। उसके बाद फिर से वो दोबारा भी आती है, तो यह भी लगातार 2 वर्ष तक। अटल बिहारी वाजपेयी भी होगा, क्योंकि जब यह तो 3 बार प्रधानमंत्री बनते हैं, पहला 1996 में, दूसरा 1998 में और तीसरा 1999 में। 1996 में हालांकि क्या होने के कारण, अल्पमत होने के कारण उनकी सरकार गिर जाती है। 1996 1998 ईस्वी में क्या होता है, उसमें भी वो सरकार बनती है, लेकिन वो क्या होता है, स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण उसमें भी क्या होता है, जब विश्वास मत इनको साबित करना होता तो विश्वास मत में मात्र एक वोट के कारण 1998 में इनकी सरकार गिर जाती है। मात्र 11 महीना ही चलता है, 11 13 महीना के आसपास में। उसके बाद फिर 1999 ईस्वी में बनते हैं। तो वही 1998 के बाद फिर अगला चुनाव होता है, तो 1999 से फिर 5 साल तक वो बने रहते हैं। तो इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, यह तीनों होगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री क्या हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं कि निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? आप देखिए, यह स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री के सलाह पे करेगा। तो अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार क्या हो जाएगा, उसकी नियुक्ति की जाती है। और प्रधानमंत्री होता है क्या, बहुमत दल का नेता होता है। जो भी बहुमत दल होती है वह जो भी उसका नेता चुनता है वह उसका सरकार होता है, उसी वही प्रधानमंत्री होता है। आगे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे कि जो बहुमत दल में होने के बाद जो कभी भी जिनका कोई पार्टी से ना लिंक रहा है वो प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, जैसे एच जी देवगौड़ा जी आए हैं, फिर नरसिम्हा जी, ऐसे ऐसे बहुत आगे प्रश्न मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए 3 में, करा भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा। देखिए, जो प्रधानमंत्री का पद है वह संविधान में स्पष्ट रूप से इसके बारे में कहा गया है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 75 के 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो इसका संविधान में उल्लेख है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4 में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? वह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यह कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 75 का 1 में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो स्पष्ट 1 हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता? तो प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री परिषद जो बनते हैं, कैबिनेट मंत्री, उसकी भी गोपनीयता का शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में, समानता प्रधानमंत्री। जो समानता प्रधानमंत्री होते हैं क्या होते हैं? तो समानता जो प्रधानमंत्री हैं, ऑप्शन में है लोकसभा का सदस्य, हाँ यह भी पॉसिबिलिटी है। आगे पढ़िए, राज्यसभा का सदस्य होता है, यह भी पॉसिबिलिटी है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता, राज्यसभा के बहुमत दल। देखिए ऑप्शन में लगा हुआ है समानता, यानी ज़्यादातर सामान्यतः प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। अगर सिर्फ दे देता प्रधानमंत्री समानता नहीं रहता, तब क्या हो जाता? अगर डी में नहीं रहता, ऑप्शन रहता इनमें से सभी, तो सभी हो जाता। लेकिन समानता है, इसलिए लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही होता है। प्रधानमंत्री तो कोई भी कहाँ कहीं से भी चुना जा सकता है, लोकसभा से भी वो चुना जा सकता है या राज्यसभा भी चुना जाता है। डिपेंड करता है बहुमत दल, जो बहुमत दल है वह अपना नेता किसे चुनना चाहती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 में, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो भारत में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पर कितनी भी बार
नियुक्त हो सकता है, उसके लिए कोई सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखिए, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र। तो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री होता है वह विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों की वास्तविक प्रधान होता है, तो इसलिए इसको शक्तियों का उभरता हुआ केंद्र कहा गया प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट देखिए 9 में, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का नेतृत्व करता है? कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है। अब लोकसभा का नेतृत्व, अब बताइए लोकसभा में नेतृत्व कौन करता है? जिसकी बहुमत होती है। बहुमत किसका होता है? जो जनता के द्वारा चुन कर भेजा जाता है, जिसका सबसे अत्यधिक क्या होता है? बहुमत होता है, उसकी सरकार होती है। और वह बहुमत दल वाली सरकार किसको नेता चुनता है? वह अपना नेता किसी को भी चुन सकता है, या तो अपने पार्टी से ही चुन ले या फिर जो उसको उचित लगे, तो उसका जो हेड होता है वही प्रधानमंत्री भी कहलाता है। तो वही लोकसभा का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री। यहाँ पे लोकसभा इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो क्या होता है, लोकसभा में ही जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, यानी जनता का सदन निम्न सदन होता है, बहुमत भी इसी सरकार से बनती है, सरकार भी इसी से गठन किया जाता है। तो इसलिए लोकसभा का नेतृत्व का आंसर प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि लोकसभा में जिसकी बहुमत होती है उसकी सरकार होती है, बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 में, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्री परिषद, अब आपको समझना होगा मंत्रिय परिषद क्या होता है। तो मंत्रिय परिषद होता है प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों, जिसमें कैबिनेट हो गया, उप मंत्री, राज्य मंत्री के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। तो वही करा संघीय, संघ के मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष वह प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 में, क्यों होता है प्रधानमंत्री? अब देखिए मंत्री परिषद, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ना कि जिसकी बहुमत होती है, बहुमत दल की सरकार, बहुमत दल का जो नेता पार्टी होता है उसको सरकार बनाने का मौका दिया जाता है, और वह जो बहुमत दल होती है वह अपना नेता को चुनती है, और उस नेता का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में किया जाता है, और उसका वह नेतृत्व और अध्यक्ष भी होता है। फिर वह क्या होता है, कैबिनेट मंत्री को भेजकर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करवाता है। तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 में, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए नीति आयोग क्या है, पहले आपको नीति आयोग जानना है तो योजना आयोग जानना पड़ेगा, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत का संविधान चलना स्टार्ट हुआ, कार्यपद्धति चलना स्टार्ट हुआ, तो क्या हो गया, पंचवर्षीय योजना लाया गया था, ताकि क्या कर सके, विकास किया जा सके, जो आर्थिक वर्ग, किसान वर्ग, औद्योगिक वर्ग, इन सभी को उठाया जाए, उसके लिए पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। वो पंचवर्षीय योजना को बंद करके 1 जनवरी 2015 से क्या कर दिया गया, योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग को ला दिया गया, और उस नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, और इस नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखिए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? वह संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा का सदस्य होते हैं, राज्यसभा का सदस्य होते हैं, दोनों सदनों का सदस्य होते हैं। देखिए कहा आमतौर पर, जैसे ही प्रश्न आमतौर पर पूछ दिया जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य। अगर सिर्फ पूछता भारत के प्रधानमंत्री, तब हम क्या देते आंसर, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, वह लोकसभा के भी सदस्य हो सकता है, वह राज्यसभा के भी सदस्य होता है। कैसे? क्योंकि आपको मालूम होगा ना, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है तो वह लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य होती है, फिर भी वो बनती है। तो इस तरह से वह किसी भी स्तन का सदस्य हो सकता है, लेकिन आमतौर पर है इसलिए लोकसभा का ही होते हैं। आमतौर पर जो लोकसभा में जिसकी बहुमत होती है उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है, और जिस बहुमत, जो पार्टी का बहुमत होता उस पार्टी के जो नेता होते हैं उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 13 में, भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन कालक्रमानुसार सही है? कौन सा सही है? इंदिरा गांधी। अब बताइए इंदिरा गांधी की सरकार कब बनती है? आपको मालूम होगा ना, इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। तो पहले जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब भारत आज़ाद होता है तो यह 1947 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक क्या रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद 64 के बाद कौन आते हैं, आते हैं ये लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, फिर उनका अचानक वो ताशकंद समझौता में जाते हैं, उसमें उनका मृत्यु हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री का, तो 66 में वो मर जाते हैं। उसके बाद आनंद फानन में क्या किया जाता है, इनको बना दिया जाता है, गुलजारी लाल नंदा को बना दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद भी उनको बना दिया जाता है, लगभग 1 महीना के आसपास रहते हैं। फिर जब लाल बहादुर शास्त्री मरते हैं तो उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री मरती है, तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराजन होते हैं वह घोषणा कर देते हैं इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में।
तो फिर 1966 ईस्वी से 1977 ईस्वी तक कौन रहती? इंदिरा गांधी रहती है। और वही इमरजेंसी लगता है जिसमें चौधरी चरण सिंह को भी वो जेल में जाना पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे कहानी। फिर है मोरारजी देसाई। अब देखिए मोरारजी देसाई क्या होता है, यही 1977 तक रहती है और फिर इसमें क्या होती है, इंदिरा गांधी की हार होती है और इसी हार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की सरकार आती है और जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई पहली बार वो राष्ट्रपति बनते हैं और 1877 ईस्वी से 1869 ईस्वी तक वो सरकार में रहते हैं। कौन? मोरारजी देसाई। फिर इनका भी चौधरी चरण सिंह के साथ क्या हो जाने के कारण, मनमुटाव हो जाने के कारण इनको फिर क्या करते हैं, प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं। वो आगे इसकी विस्तार से भी चर्चा करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनने में अच्छा लगेगा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह। अब चौधरी चरण सिंह कौन आते हैं? वही मोरारजी देसाई के शासनकाल में ये चौधरी चरण सिंह क्या होते हैं? उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते हैं। फिर मोरारजी देसाई जैसे ही वो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री से हटते हैं, उसके बाद चौधरी चरण सिंह क्या होता है, इधर कांग्रेस से इसको सपोर्ट मिल जाता है चौधरी चरण सिंह को, क्या आप बनिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर चौधरी चरण सिंह के भी क्या हो जाता है, उनका विश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले उनको इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस क्या करती है, अपना प्रस्ताव को वापस ले लेती है। तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 होगा, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 में, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। किसका नेता होता है? उच्च सदन में बहुमत का, निम्न सदन में बहुमत का। तो संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति चुना जाता है जो क्या होता है, निम्न सदन, यानी निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा का। तो लोकसभा निम्न सदन में बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। नेक्स्ट देखिए 15 में, मंत्रिमंडल या संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल जो संघीय होते हैं उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल में, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, वह अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 16 में है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में? यह कौन सा अनुच्छेद में कहा गया? यह अनुच्छेद 75 के 1 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। 75 का 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में, भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री के लिए क्या होना चाहिए? वह लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यह 25 वर्ष हो जाएगा। वही राज्यसभा होता तो 30 वर्ष होता। नेक्स्ट देखिए 18 में, भारत के प्रधानमंत्री क्या हैं? ऑप्शन पढ़िए। राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, तो बताइए, भारत के प्रधानमंत्री चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? नहीं, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो यह ऑप्शन तो पर्याप्त नहीं लग रहा है। राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, यह भी गलत है कि राज्य के मुख्यमंत्री का कोई योगदान नहीं होता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता जो होते हैं वही प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। जैसे हम लोग आगे देखेंगे कि बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी वो अपना नेता किन्हीं और को चुन रही थी, जैसे एच.जी. देवगौड़ा, जिनका कोई पार्टी से कभी क्या रहा था, लिंक नहीं रहा था। पी.वी. नरसिम्हा राव, उनका भी कोई पार्टी से लेना देना नहीं था। जो एच.जी. देवगौड़ा ऐसे थे जो विधानसभा के सदस्य होते हुए डायरेक्ट प्रधानमंत्री के लिए चुने गए। तो लोकसभा में जो बहुमत होता वही बहुमत दल का नेता जिसे भी चुनना चाहे वो अपना नेता चुन सकती है। ऐसे समानतः जो होता उस दल का नेता ही चुना जाता है, समानतः बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 में, प्रधानमंत्री कौन बनता? प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, बिल्कुल सही बात है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता वह बनता। फिर सर्वाधिक उम्र का सांसद, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बताइए मोरारजी देसाई को, जिनके लिए वह कांग्रेस को छोड़े थे, वो क्या होता, उनको बनाया जाता प्रधानमंत्री। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी को बना दिया गया, जबकि सबसे वरिष्ठतम में कौन आ रहे थे? मोरारजी देसाई आ रहे थे। इसी के कारण तो वह 1969 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 में, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला संसद। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले सांसद कौन है? ऐसा भी नहीं है राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे, नहीं, ऐसा नहीं है। यह आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति को इसके लिए, इन 2 प्रकार की नियुक्तियों के लिए स्वतंत्रता नहीं है। कौन? वही पहला है कि यह उन्हीं को चुनेगा जिसका लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है, तो इसके लिए राष्ट्रपति को स्वतंत्र अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 में, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या हुआ? करा, अगर प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य यानी राज्यसभा का सदस्य होता है, तब जैसे इंदिरा गांधी थी, तब क्या हो सकता? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है।
कि जब अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाएगा तो उस परिस्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाया जाता है वह विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है। वह पहले लोकसभा स्पीकर को इसकी लिखित सूचना देते हैं, उसके उपरांत स्पीकर उस दल की किसी सांसद से उसे पेश करने के लिए कहता है। और वह अविश्वास प्रस्ताव पेश तभी हो सकता है जब क्या हो, कम से कम 50 व्यक्तियों का उस पर समर्थन हो। उसके बाद क्या होता है, कार्य मंत्रणा समिति होती है, उस पर विचार करती है, फिर उसके बाद लोकसभा में मतदान के लिए उसको रखा जाता है, जिसके कारण आगे आपको देखने को मिलेगा कि यही अविश्वास प्रस्ताव के कारण कौन कौन हटे। एच.डी. देवगौड़ा जी को त्यागपत्र देना पड़ा, जो साबित नहीं कर पाए। पी.वी. सिंह को देना पड़ा, जिसका विश्वास मत में वो फेल हो गए। तो आगे पढ़ने को मिलेगा कि कौन कौन से विश्वास मत के कारण क्या करना पड़ा, उनको प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ा। और कुछ ऐसे थे जो विश्वास मत साबित करने से पहले ही उनको त्यागपत्र देना पड़ा। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी होते हैं जो 1966 में होता है। फिर उसमें होते हैं कौन, ये चौधरी चरण सिंह होते हैं। तो आगे देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है, वह एक संविधान द्वारा सृजित पद है, जिसमें क्या कहेगा 75 के 1 में स्पष्ट रूप से उसके बारे में लिखा गया है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देखिए, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह हमेशा क्या होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष ही होता है। मतलब सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, देखिए ऑप्शन है हो सकता है। मतलब जनरली प्रोबेबिलिटी जो ज़्यादा बनता है कि जो सत्ता दल होते हैं क्या हो सकते हैं, सत्ता दल जो भी सत्ता दल में है वह उसके अध्यक्ष होते हैं। तो 22 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्ता माने जिसकी सत्ता आई है सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 में, निम्नलिखित में से कौन वक्तव्य सही नहीं है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं, कह रहा भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन ए में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल सही बात है, यह संसद के दोनों सदनों में से किसी को भी मंत्रियों के लिए चुन सकता है। उसके बाद है बी में है इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि वह राष्ट्रपति के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही मंत्रिमंडल के सहयोगियों को चुन ले। इसके लिए उसे पूर्ण अधिकार है कि वह क्या कर सके, अपने मंत्रिमंडल जो है उससे सलाह पर वह अपने मंत्रिमंडल को नियुक्त कर सकता है, क्योंकि जिसकी बहुमत होती है वह उस पार्टी का सरकार होता है। उसके बाद अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग होता है। कारण मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने पूर्त ऐसा नहीं है कि वह अपने मन से होता, वह परामर्श लेता है अपने सत्ता दल से, जो भी उसके अध्यक्ष होते हैं या फिर उसके जो भी पार्टी के होते हैं, तो उससे वह परामर्श भी लेता है। ऐसा बात नहीं है कि स्वविवेक पर ही सब कुछ कर लेता है। तो सी भी उतना पर्याप्त नहीं लग रहा है। डी देखिए, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगों का चयन के लिए सीमित शक्तियाँ रखता है और स्वविवेक का प्रयोग की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कारा मंत्रिमंडल में सहयोगियों के चयन के लिए सीमित शक्तियाँ रखता है। तो ऐसा बात नहीं है कि सीमित शक्तियाँ रखता है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब कुछ कैबिनेट मंत्री को करेगा और उप मंत्री को नहीं करेगा, ऐसा कुछ सीमित शक्तियाँ नहीं है, वो बिल्कुल करेगा। हाँ, लेकिन स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग ऐसा नहीं कि वह राष्ट्रपति के पास है, उसके पास रहता है तो करता है, ऐसा नहीं है। तो इस तीनों ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा पर्याप्त ए लग रहा है, ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए 24 में, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाले थे, अब बताइए। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। वह एक ही व्यक्ति है इसमें, इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी 1966 से लगातार 1977 तक रहती है, फिर 1977 का चुनाव हारती है, जिसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की सरकार आती है। फिर क्या होता है, 1980 में फिर इंदिरा गांधी फिर से सरकार में आ जाती है। यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 में है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, ना ही लोकसभा के थे और ना ही राज्यसभा के थे। ऑप्शन ए में है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी में है राजीव गांधी, ऑप्शन सी में है पी.वी. सिंह और डी में है पी.वी. नरसिम्हा राव।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। मोरारजी देसाई यह तो जनता पार्टी से है ही थे, राजीव गांधी कांग्रेस से थे ही, वीपी सिंह विजय प्रताप सिंह यह जनता दल से थे, लेकिन जो पीवी नरसिम्हा राव थे वह क्या थे, किसी भी सदन का सदस्य भी नहीं थे और ना ही तो ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं, ये सभी तीनों जो थे वह लोकसभा के सदस्य थे। जो पीवी नरसिम्हा राव रहते हैं वह उस समय जब उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो वह यहाँ के सीएम रहते हैं आंध्र प्रदेश के, उस वक्त बनाया जाता है। देखिए परिस्थिति क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है उसके बाद राजीव गांधी क्या बनते हैं, सरकार बनते हैं, यानी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जो बोला जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनने में इनका भाग का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्या होता है, 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या होती है। ऐसे में सहानुभूति की लहर को लेकर कांग्रेस को सपोर्ट मिल जाता है और क्या होता है, उनके मृत्यु के बाद 1991 का जो आम चुनाव 2 चरणों में होता है। एक होता है राजीव गांधी की नियुक्ति होने से पहले जब इंदिरा गांधी मरती है, उसके बाद जब राजीव गांधी मरते हैं तब क्या होता है कि इस सहानुभूति का लहर को देखते हुए कांग्रेस को फ़ायदा होता है। वह तो पूर्ण बहुमत नहीं लेकिन सबसे बड़े पार्टी के रूप में 332 सीटों पर अपना वो 232 सीट लेकर आती है और काफ़ी बड़े पार्टी के रूप में उभरती है। उसके बाद क्या होता है, उस आनन फानन में क्या क्या था, पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस संसदीय दल का नेतृत्व प्रदान किया जाता है, उनको नेता चुना जाता है। ऐसे में उन्हें सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है। सरकार अल्पमत में तो थी लेकिन कांग्रेस ने बहुमत साबित करने के लायक सांसद को जुटा लिए थे। फिर वह क्या होता है, पीवी नरसिम्हा राव 1991 ईस्वी में वही राजीव गांधी की मृत्यु के बाद बनते हैं और 5 वर्ष का पूर्णकाल 1996 ईस्वी तक वो बने रहते हैं। 1991 के 5 साल 1996 की तक वो रहते हैं। तो इस प्रकार से, और आपको यह भी माना होगा जो पीवी नरसिम्हा राव जब बनते हैं तो उस समय भारत क्या होता है, बहुत बड़ा आर्थिक संकट से भी सामना कर रहा होता है। याद करिए, इकोनॉमिक्स में चलिए, 1991 ईस्वी में क्या होता है, नरसिम्हा राव समिति लाया जाता है। किस लिए, बैंक कर प्रणाली को सुधार करने के लिए, क्योंकि उस समय हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा होता है। तो उसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाता है, तो पीवी नरसिम्हा राव समिति के नाम से आता है, जिन्होंने अपना बैंकिंग प्रणाली के क्षेत्र के सुधार में 4 स्तर दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, उसके बाद स्थानीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, इस 4 पत्ती को उन्होंने दिया। तो यही है उस समय होता है। बोला जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव देश की कमान काफ़ी मुश्किल समय में संभाले थे। उस वक्त बोला जाता है देश का स्थिति इतना खराब था कि भारत को अपना जो सोना है वह गिरवी रखना पड़ा था। और उसी बैंक जो थे पीवी नरसिम्हा राव के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर देश का आर्थिक संकट उभारा गया था। ये वित्त मंत्री नहीं, गवर्नर जनरल बनाया गया था आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में करा प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी। करा प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करने से में कौन राज्यसभा का सदस्य रहती, वह इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी राज्यसभा का। इंदिरा गांधी कौन थी, थोड़ा इंदिरा गांधी के बारे में जानते हैं। इंदिरा गांधी का जन्म 1917 ईस्वी में होता है और यह वही ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और इनकी माँ मोतीलाल नेहरू होती है। और प्रारंभिक स्कूली परीक्षा ये 1934 ईस्वी में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो विश्वविद्यालय में, किनके विश्वविद्यालय में जाते हैं, ये जो क्या बोलता है, देखिए दिमाग से निकल गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्वविद्यालय, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय होता है, वहाँ पर वो अपना कंप्लीट करते हैं हायर क्वालिफिकेशन। उसके बाद वो वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर उनको प्रियदर्शनी भी प्यार से पुकारते हैं, प्रियदर्शनी भी कहते हैं। उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं लंदन चले जाते हैं कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब वो जाते हैं तो पहला बार में विफल रहते हैं, लेकिन कुछ महीनों पढ़ने के बाद फिर वो 1937 ईस्वी में वहाँ पर कामयाब होते हैं। वहीं पर उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से होती है। फिरोज गांधी जो उस समय लंदन में इकोनॉमिस्ट का पढ़ाई कर रहे होते हैं, फिर दोनों की मुलाकात होती है, धीरे धीरे प्यार में बदलता है। फिर वो भारत आते हैं, इलाहाबाद 1942 ईस्वी में वही वो शादी करते हैं। हालांकि मतलब जब आप जीवनी पढ़िएगा तो जवाहरलाल नेहरू इस शादी के पक्ष में नहीं थे, वो संतुष्ट नहीं थे, लेकिन वो मजबूर थे। वो मतलब कहने का मतलब इंदिरा गांधी का इतना मन ही था कि वो कुछ बोल नहीं सकते थे। जब उनका वक्तव्य पढ़िएगा ना जवाहरलाल नेहरू का, तो उसमें वो इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन मिलेगा कि वो संतुष्ट नहीं थे, नहीं चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे कि कुछ ऐसा दबाव बनाए जिससे फिर कुछ अनहोनी हो जाए, क्योंकि माँ ऑलरेडी पहले ही भी मर चुकी थी। उसको लेकर इंदिरा गांधी भी काफ़ी परेशान सा थी। उसी का सहानुभूति फिरोज गांधी को मिलता है। फिर क्या होता है
कि राजीव गांधी ये फिर उसके बाद ये इंदिरा गांधी, दोनों को भी विवाह तो हो ही जाता है, फिर थोड़ा बहुत टनमन भी देखने को मिलता है, दूरियां भी बनता है। फिर वो इंदिरा गांधी अपने पिताजी के साथ, क्योंकि उनके पिता ऑलरेडी भारत के प्रधानमंत्री होते, वहाँ से जब पढ़ाई करके आती है तो प्रधानमंत्री के साथ उनको निजी सचिव के रूप में, गैर सरकारी निजी सचिव के रूप में कार्य करने का मौका मिलता है। कार्य करते रहती है। फिर वो बीच में कुछ छुट्टी के लिए अपने पति के साथ कश्मीर भी जाती है, वहाँ पर कुछ दोनों के काफ़ी करीबियाँ भी बढ़ता है। फिर वो एक दौरा पर अपने पिता के साथ शायद निकलती है, उसी वक्त यहाँ ये राजीव गांधी को एक बीमारी के कारण क्या होता है, उनका मृत्यु हो जाता है। उस वक्त वो राजीव गांधी को जन्म दे चुके थे, राजीव गांधी को तो जन्म दे चुके थे, फिर संजय गांधी का जन्म हुआ था, दूसरा बेटा हुआ था। तो वही राजीव गांधी संजय गांधी, उनके 2 बेटे होते हैं। इस तरह से कारनामा चलते रहता है। फिर वो इंदिरा गांधी, जब वही पिताजी का मौत होता है, पिताजी के मौत के बाद वो राज्यसभा का 1964 ईस्वी में सदस्य बनती है। फिर वो नेता के बाद लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, 2 साल बाद फिर होती है। फिर उसके बाद के एम राजन जी प्रधानमंत्री के रूप में घोषणा कर देते हैं इंदिरा गांधी को। आगे कहानी फिर आगे देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। तो प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? यही थे एच.जी. देवगौड़ा जी। यह प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि आपको मालूम होगा ना, एच.जी. देवगौड़ा जी को जब प्रधानमंत्री कब बनाया जाता है। अब देखिए परिस्थिति क्या होता है। एच.जी. देवगौड़ा को जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है वह 1997 ईस्वी में क्या बनाया जाता है। देखिए क्या होता है कि 1991 से 1996 में तो पी.वी. नरसिंह राव रहते हैं, वह कार्यकाल अपना कंप्लीट करते हैं। और उन्हीं के शासनकाल में हम लोगों ने क्या देखा था कि मनमोहन सिंह को भी लाया जाता है ना। रिजर्व बैंक के अनुभवी गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को फिर बाद में वित्त मंत्री बनाकर भी देश को उभारा जाता, आर्थिक संकट को लाया जाता है। फिर नरसिम्हा राव के बाद 1966 ईस्वी में चुनाव क्या करती है, कांग्रेस हार जाती है। और मुसीबत ऐसा होता है कि अन्य भी पार्टी के पास किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होती है। तो क्या होता है कि मिलीजुली सरकार बनती है, यानी संयुक्त मोर्चा ने कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में सरकार बनाने का फैसला लिया। तब वही देवगौड़ा को अप्रत्याशित रूप से क्या कर दिया जाता है, उनको अपना नेता घोषित करके प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो वही वो 1996 ईस्वी में प्रधानमंत्री के रूप में क्या होते हैं, एच.जी. देवगौड़ा जी नियुक्त होते हैं। हालांकि इनका भी कार्यकाल ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि यह 1 जून को नियुक्त होते हैं और यही 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी भी आते हैं। यही होता है ना, इसलिए बोला जाता है वो 3 बार बने थे। 1996 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, वह मात्र 13 दिन का सरकार होता है, उसके बाद उनका भी सरकार नहीं बन पाता है, क्योंकि मिली-जुली सरकार होती है, फिर वापस ले लेता है, बहुमत नहीं होता है, इसके कारण वो क्या होते हैं, उनका भी सरकार गिर जाता है। तो वही फिर 1 जून को कांग्रेस समर्थन करती है, समर्थन से संयुक्त मोर्चा इनके समर्थन से सरकार बनती है। एच.जी. देवगौड़ा को अप्रत्याशित रूप से सरकार का नेतृत्व करने के लिए भेजा जाता है। लगभग क्या महीना, 10 महीना तक चलता है। और क्या, 1 जून को 1996 को लेते हैं और 11 अप्रैल को क्या हो, सरकार गिर जाती है। यानी विश्वास मत क्या होता है, साबित नहीं कर पाते हैं। जब विश्वास मत आता है मात्र इनके पक्ष में लगता है 142 वोट ही पड़ता है। इस तरह से एच.जी. देवगौड़ा तो जरूर प्रधानमंत्री बने विधानसभा से, लेकिन चले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति। कह रहा लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने वाले वह कौन थे? वह थे चौधरी चरण सिंह थे। कैसे थे चौधरी चरण सिंह? ये पी.वी. सिंह भी सभी प्रधानमंत्री थे, लेकिन कह रहा विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही। मोरारजी देसाई क्या हो गया, इनको विश्वास मत मिला था, क्योंकि मोरारजी देसाई जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनती है, वह अपना क्या करते हैं, विश्वास मत को साबित भी करते हैं, सरकार भी रहती है। पी.वी. सिंह भी क्या करते हैं, पी.वी. सिंह जो होते हैं, ये विश्व प्रताप सिंह, यह भी इनका भी विश्वास मत इनको मिलता है। विश्वास मत मतलब उसके लिए वोटिंग होता है, लेकिन इनको नहीं मिलता है, तब वह इस्तीफा देना पड़ता है उनको। लेकिन ये जो चौधरी चरण सिंह थे, वह बिना विश्वास मत पद पारित किए ही हो जाता। देखिए क्या होता, समझिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि चौधरी चरण सिंह 1979 ईस्वी को सरकार प्रधानमंत्री बनते हैं। पहली बार 1977 ईस्वी में कांग्रेस हारती है, इंदिरा गांधी की सरकार। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई जी आते हैं। मोरारजी देसाई 1977 से 1969 ईस्वी तक रहते हैं, और उस मोरारजी देसाई के शासनकाल में चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं, वह क्या करते हैं, बहुत सारा संशोधन करते हैं। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इन्हीं के शासनकाल में आया, बहुत चीज़ करते हैं। और साथ में एक काम और भी करते हैं वो, कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के जिस देश के जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार होती है, उस सरकार को भंग कर फिर से चुनाव का ऐलान कर देते हैं। इसको लेकर चौधरी चरण सिंह से इनके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। यह काफ़ी थोड़ा सा दूर तक चला जाता है,
और इसी के नाराजगी को लेकर दोनों में तालमेल नहीं होने के कारण वह क्या करते हैं, हट जाते हैं प्रधानमंत्री के पद से। कौन? मोरारजी देसाई। फिर चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट मिलता है कि हम सपोर्ट करेंगे, आप बन जाइए। तो चौधरी चरण सिंह को सपोर्ट मिलता है, फिर ये प्रधानमंत्री के पद पर बनते हैं। तो क्या होता है कि 28 जुलाई को तो इनको मिलता है चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के लिए यह पद। उसके बाद इनको 10 अगस्त तक साबित करना होता है बहुमत। तो 10 अगस्त से 20 अगस्त तक साबित करना होता है कि 20 अगस्त तक आपको बहुमत साबित करना है। अब फिर क्या होता है, 19 अगस्त को कांग्रेस क्या करती है, अपना समर्थन वापस ले लेती है। तो बताइए, विश्वास मत अभी साबित हुआ भी नहीं, उसके पहले ही वो समर्थन ले लेती है और इसके कारण उनको त्यागपत्र देना पड़ता। इसलिए यह प्रश्न बना है कि विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही वह क्या हो गए, प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कि बिना प्राप्त किए हुए कुछ दिन तक वो कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों को जो मोरारजी देसाई, पीवी सिंह, चंद्रशेखर, इन सभी को क्या हुआ, विश्वास मत के बाद इनको त्यागपत्र देना पड़ा, यह विश्वास मत नहीं ला पाए। नेक्स्ट 29 में देखिए, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। किनको देना पड़ा? चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच.जी. देवगौड़ा को, उपरिक्त सभी को। अब बताइए, कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस आई है, वही इंदिरा गांधी वाली। अब बताइए, चौधरी चरण सिंह को इनके कारण भी इनको त्यागपत्र देना पड़ा, वही कांग्रेस का सपोर्ट था। 20 अगस्त को विश्वास मत साबित करना था और 19 को यह वापस ले लेती, इसके कारण इनका भी सरकार गया प्रधानमंत्री के। एच.जी. देवगौड़ा जी के साथ क्या होता है, यह भी 1 जून 1996 को यह प्रधानमंत्री बनते हैं। लगभग 10 माह तक 11 अप्रैल को इनको भी साबित करना था, इनको भी क्या होता है, बहुमत नहीं मिल पाता है। तो इनको मात्र कितना मिलता है, एच.जी. देवगौड़ा को 158 इसके पक्ष में मिलता है। बताइए, 545 में 158, तो इसके कारण यह भी इनका भी सरकार गिर जाता है। तो इस कारण ये सभी जो तीनों व्यक्ति हैं, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, सभी को क्या है, समर्थन वापस ले जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा, चाहे वो विश्वास मत के बाद हो, चाहे वो विश्वास मत से पहले हो। हाँ, विश्वास मत क्या होता है, वही अविश्वास प्रस्ताव जिसमें विपक्षी दल के नेता के द्वारा क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। अब बताइए, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए कब बनी? पहली अवधि कब होगा, तो पहली अवधि बनती है लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद 1966 ईस्वी में। लाल बहादुर की मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 11 जनवरी को। वही 11 जनवरी को फिर क्या कहता है, कार्यवाहक कार्य मंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा को बनाया जाता है ना। हाँ, गुलजारी लाल नंदा ही होंगे, उनको बनाया जाता है। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी बनती है, 1966 से 1970 तक रहती है। फिर 1980 ईस्वी में दोबारा इंदिरा गांधी आ जाती है 1984 ईस्वी तक। 84 में क्यों होता है, 4 साल क्यों रहता है, क्योंकि इसमें 31 अक्टूबर को सुबह में इनकी हत्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 में, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात देखिए वही प्रश्न आ गया। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है, कब होती है? वह 27 मई 1964 ईस्वी को होती है, 27 मई 1964 ईस्वी को। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा को क्या कहता है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री 27 जुलाई 1964 से लेकर, जुलाई है ना, 27 मई को होता है, सॉरी जुलाई बोल दिया ना, 27 मई को 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है। फिर 27 मई से लेकर जून तक, 9 जून तक वो गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। एक गुलजारी लाल नंदा ऐसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मरते हैं तभी वो गुलजारी लाल नंदा क्या करते हैं, कार्यवाहक के रूप में रहते हैं। क्यों रहते हैं, आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू के समय में यही रहते हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष, और इनके उपाध्यक्ष में काफ़ी योजना आयोग का तरक्की भी होता है। मतलब 50 से लेकर 63 तक तो यही उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी रहते हैं। तो हालांकि जवाहरलाल नेहरू विचार विमर्श इनको सहयोगी सलाहकार के रूप में भी रखते थे और मानते भी थे, तो उसके उनको कार्यवाहक बनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री भी मरते हैं तो गुलजारी लाल नंदा को ही कुछ समय के लिए बनाया जाता है, लगभग कितना दिन के, 10-8 दिन के लिए। तो ये हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा के बारे में आ जाए तो दोनों में मारिएगा, लाल बहादुर शास्त्री भी और जवाहरलाल नेहरू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? करा सर्वप्रथम किसको अविश्वास प्रस्ताव के कारण? तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले किनको इस्तीफा देना पड़ा? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पीवी सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण। तो अब देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? अब पीवी सिंह, विश्व प्रताप सिंह यह भी थे, यह भी अविश्वास प्रस्ताव के कारण गया। अब इस चारों ऑप्शंस में से एक कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर
अविश्वास प्रस्ताव के कारण बीपीसी को भी देना पड़ा। चौधरी चरण सिंह को तो अविश्वास प्रस्ताव उनके बारे में पहले ही देना पड़ा। इंदिरा गांधी को तो हत्या ही हो गया। तो अब बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। वही मोरारजी देसाई के साथ क्या होता है सबसे पहले ना है, हाँ वीपी सिंह बाद में थे, क्योंकि मोरारजी देसाई के साथ भी यही होता है ना कि वो चौधरी चरण सिंह के साथ उनका मनमुटाव होने के कारण क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनको भी इस्तीफा देना पड़ता है। तो सबसे पहले मोरारजी देसाई हो जाएंगे। अगर मोरारजी देसाई जी नहीं रहते तो वीपी सिंह होते। चौधरी चरण सिंह तो उनको तो सामना ही नहीं करना पड़ा, पहले इस्तीफा दे दिए। नेक्स्ट 33 में देखिए, 33 में कहा हुआ प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद के सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिए? कौन थे अब बताइए? वो संसद में एक भी दिन उपस्थित नहीं हुए। पहला मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कैसे? 28 जुलाई को ये नियुक्त होते हैं और इनको 20 जुलाई तक मौका दिया जाता है विश्वास मत साबित करने का। 19 जुलाई को ये क्या करते हैं, कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेती, इसके कारण चौधरी चरण सिंह क्या करते हैं, बिना संसद का सामना किए हुए वह त्यागपत्र दे देते हैं। तो इसीलिए यह प्रश्न बना है कि उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिए चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह से 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है? होता है कि मतलब विश्वास मत प्राप्त पर मतदान के पूर्व दे दिए, तो वह चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, दो का नाम आता है। अगला देखिए 34 में, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय कौन आसीन रहे थे? प्रधानमंत्री पद तक सबसे ज़्यादा कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू ही रहेंगे ना। 1947 से 1964 17 साल तक रहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री तो 2 ही साल रहते हैं। इंदिरा गांधी कितना साल तक रहती है? अब देख लीजिए थोड़ा। इंदिरा गांधी 66 से लेके 77 तक इधर हो गया, और फिर 80 से लेकर 84 तक, तो कितना हो गया? 17 साल से कम ही हो गया। चौधरी चरण सिंह ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। ये तो संसद का सामना भी नहीं इनको करना पड़ता है, पहले ही इनको त्यागपत्र देना पड़ जाता है। 35 में देखिए, प्रधानमंत्री पद पर किस एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? कौन सबसे कम समय के लिए रहे थे? मोरारजी देसाई 2 साल रहे थे। पीवी सिंह यह भी लगता है 11 माह रहे थे। विश्व प्रताप सिंह को मतलब इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? ये कारण हो जाता है राम मंदिर के कारण कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेती है और इनको फिर इस्तीफा देना पड़ जाता है। यह 1990 ईस्वी में, 1990 के आसपास में ना था इनका, 1989, हाँ वही 1989 ईस्वी में विश्वनाथ प्रताप बनते हैं और फिर राम मंदिर को लेकर क्या होता है, समर्थन वो कांग्रेस अपना वापस ले लेती है। तो मात्र ये कितना माह तक, 11 माह तक तो बने रहते हैं अपना पद पर, ये 1989 से 1990 ईस्वी तक। चौधरी चरण सिंह सबसे कम समय तक चौधरी चरण सिंह होगा ना, मात्र बेचारा 28 जुलाई को तो बनवे करते हैं, जुलाई के बाद अगस्त 19 अगस्त को वो रिजाइन दे देते हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले ही समर्थन वापस ले लेती है, तो विश्वास मत वो जाते ही नहीं विश्वास मत तक। चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा। तो देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ कर याद करिएगा। अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं ना, तो वाजपेयी जी होगा। अगर वाजपेयी जी नहीं रहता तब होता। देखिए वाजपेयी जी भी हैं। वाजपेयी जी तो क्या रहे थे 1996 ईस्वी में, वही हुआ था ना 1996 ईस्वी में जब पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस की सरकार जाती है, फिर कांग्रेस का उसमें हार होता है, फिर अन्य जो पार्टी होता है उसका भी पूर्ण बहुमत नहीं आता है, यानी वह भी क्या रहती है, बहुमत का ही सरकार से वो बनेगी उसकी सरकार, तो वही कांग्रेस सपोर्ट करता है, संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनता है। तो उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं ना, उन्हें कितना 1996 ईस्वी को, ये मात्र 13 दिन तक कार्यकाल में रहते हैं। 13 दिन के बाद इनका भी क्या होता है, सरकार गिर जाती है, समर्थन मिलता ही नहीं है, तो इनको भी इस्तीफा देना पड़ता है। यही हो बिना विश्वास मत सामना। इसलिए कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है कि विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व अपने पद त्याग पत्र देने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह। इनकी दोनों की क्या होती है, सरकार पहले ही गिर जाती है, समर्थन वापस ले, इसके कारण वो जाते ही नहीं हैं। तो आपको मालूम होगा एच.जी. देवगौड़ा से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ही बने थे ना। ये बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए वो 1 जून को तो वो बनते हैं, जून से पहले हो गया मई, ये मई में ये बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। 36 में देखिए, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में? सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्ण मेनन, गुलजारी लाल नंदा, के कामराजन। अब बताइए आप कौन, किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? के कामराजन तो कभी भी नहीं संभाले, क्योंकि के कामराजन उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब जवाहरलाल नेहरू थे।
तो वही ना घोषणा करते इंदिरा गांधी का। अब गुलजारी लाल नंदा तो कार्यवाहक के रूप में गुलजारी लाल नंदा, क्यों? क्योंकि जब जैसे ही प्रधानमंत्री मरते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो 27 मई को उनका डेथ होता है। 27 मई से लेकर जून तक, 9 जून तक कार्यवाहक के रूप में गुलजारी लाल नंदा रहते हैं। फिर लाल बहादुर शास्त्री को मनाया जाता है, फिर ताशकंद में उनका मृत्यु हो जाता है। फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद वही 11 जनवरी को मरते हैं, फिर 11 जनवरी को गुलजारी लाल नंदा को बनाया जाता है। फिर वो 9 जून को, फिर 11 जून तक वो रहते हैं। गुलजारी लाल नंदा 9 जून 11 जून से 24 जून तक रहते हैं। तो ये 2 बार बनाया जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 में, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। बताइए प्रथम गैर कांग्रेसी कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है, जिसमें 44वां संविधान संशोधन भी होता है। जो इंदिरा गांधी अपने अनुसार बहुत कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उसमें वो संशोधन करते हैं। जो काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है, 42वां 44वां, ये प्रश्न तो बहुत पूछा जाता है। तो यही थे मोरारजी देसाई जी, जो क्या करते हैं, जनता पार्टी की सरकार से यह पहली बार क्या होती है, सरकार के रूप में आती है। 1977 में कांग्रेस क्या करती है, हार का सामना करना पड़ता है, और गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई वो उसके प्रधानमंत्री बनते हैं। हालांकि मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस का ही रहते हैं, लेकिन 1969 ईस्वी में पार्टी को छोड़ देते हैं। कारण उनको थोड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है कि पार्टी में वरिष्ठ नेता होते हैं, 81 वर्ष की उम्र में, सबसे अत्यधिक उम्र में ही मोरारजी देसाई जी बनते हैं। कभी प्रश्न यह भी पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई वरिष्ठतम होते हुए भी इनको पीपीएम का पद नहीं दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू बने थे तो मिलना चाहिए इनको, लेकिन वरिष्ठतम को दरकिनार करते हुए मिल गया लाल बहादुर शास्त्री को। फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद इनका नंबर आना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठतम ये थे। फिर प्रधानमंत्री मिल गया इनको, इंदिरा गांधी को। वही 1969 ईस्वी में त्यागपत्र दे देते हैं अपना, फिर वही वो आ जाते हैं जनता पार्टी से। तो यही हो जाएगा प्रथम गैर। नेक्स्ट देखिए 38 में, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन हुए थे? वही राजीव गांधी, मात्र 40 वर्ष की उम्र में हुए थे। वही इनकी माँ का डेथ होता है 1984 में। फिर 1984 के बाद एक बीच में ये आते हैं, क्या बोलता है, देखिए ना, ध्यान से निकल गया। हाँ, वो राजीव गांधी के बाद आते हैं। वो राजीव गांधी डायरेक्ट बनते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद राजीव गांधी बनता है। राजीव गांधी के बाद आते हैं बीपीसी, विश्व प्रताप सिंह। नेक्स्ट है 39 में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, सबसे उम्र में कौन हुए थे? यही मोरारजी देसाई जी हुए थे, 81 वर्ष की उम्र में हुए थे, और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भी आए थे। प्रश्न 2-3 टाइप से पूछा जाता है मोरारजी, सबसे उम्रदार, पहला गैर कांग्रेसी सरकार, 44वां संविधान संशोधन, ये सभी इनसे संबंधित है। नेक्स्ट 40 में देखिए, प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले कौन व्यक्ति थे? जवाहरलाल नेहरू, इनका तो कार्यकाल में ही मौत हो गया। इंदिरा गांधी, कार्यकाल में ही मौत हो गया। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। अब देखिए कौन पद का त्याग किए थे, प्रधानमंत्री पद से त्याग किए थे, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा डी? सॉरी, डी से पहले नहीं, डी नहीं, मोरारजी देसाई जी होगा। प्रधानमंत्री के पद से त्याग दिए थे ना। ये क्या हुआ था, मोरारजी देसाई जब सरकार में आते हैं तो चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया जाता है। और वही मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह में क्या होने के कारण, मनमुटाव होने के कारण, यह क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। कलह के कारण, आंतरिक कलह के कारण मोरारजी देसाई त्याग पत्र दे देते हैं। 41 में, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन थे? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, प्रथम है तो प्रथम जवाहरलाल नेहरू के समय में ही सबसे पहले जेपी कृपलानी लेकर आती है अविश्वास प्रस्ताव। तो पक्ष में मात्र भाषा वोट ही मिलता है जेपी कृपलानी को, और जवाहरलाल नेहरू बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक पूछा जाएगा तो इंदिरा गांधी होगा, लगभग 26 बार से भी अधिक इनके बारे में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। तो लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यही प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी रहते हैं, क्योंकि सॉरी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, मिस्टेक से हो गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी मर जाते हैं। उसके बाद देखिए कौन बनते हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। सामना तो इनको वोटिंग का इंदिरा गांधी को ही करना पड़ता है ना। अपराजित 1970 ईस्वी में होता है, तो ये सी हो जाएगा। उसके बाद 42 के बाद 43 देखिए, 43 में प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे, जो जनता पार्टी से थे। वह 1977 ईस्वी में जब कांग्रेस की हार होती है, उसके बाद प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में मोरारजी देसाई तथा सबसे उम्रदार के रूप में आते हैं। बाद में फिर इस्तीफा भी दे देते हैं, क्या कारण? आंतरिक कलह के कारण।
नेक्स्ट देखिए 44 में, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री वह थे मनमोहन सिंह। अब मनमोहन सिंह के बारे में थोड़ा जानिए। यह इकोनॉमिक्स के महान प्रोफेसर थे। यह जाकर बोला जाता है तो लंदन से भी पढ़े थे, वहाँ पर रहकर पढ़ाई किए थे, मेडल भी मिला था। यह जब राजीव गांधी जब क्या होते हैं मुख्य ये हाँ प्रधानमंत्री होते हैं, तो उस समय मनमोहन सिंह को बोला जाता है शायद ये उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। हाँ, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में वो रहते हैं। कौन? ये मनमोहन सिंह, राजीव गांधी के टाइम में। उसके बाद फिर इनको गवर्नर जनरल भी बनाया जाता है आरबीआई का। कब? पीवी नरसिम्हा के राव में। फिर वित्त मंत्री बनाकर 1991 ईस्वी में उभारा जाता है। वित्त मंत्री के जब उभारता है उसमें भी मनमोहन सिंह का काफ़ी योगदान रहता है। उसके बाद यह फिर 2004 में यह क्या होते हैं? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें खासकर कांग्रेस का सपोर्ट होता है। वो अपना नेता प्रधानमंत्री को चुनती है, सोनिया गांधी। तो उसके बाद ये प्रधानमंत्री भी आते हैं, उसमें वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को ये बनाते हैं। तो इस तरह से ये प्रथम सिख प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह होगा। नेक्स्ट 45 में देखिए, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? तो विश्वास प्रस्ताव पर वह सबसे लंबी बहस अटल बिहारी वाजपेयी वाला पर चला है। क्या हो गया था? 1996 के बाद 1998 ईस्वी में यह विश्वास प्रस्ताव जब ये पेश करते हैं तो मात्र एक वोट से हार जाते हैं। उसी को लेकर थोड़ा ये बहस चलता है। इसलिए कभी कभी प्रश्न यह बन जाता है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अधिक लंबी बहस हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी। ये 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, 96, 98 और 1999 से। 1999 में 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई? तो अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री? पहला तो जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ये लाल बहादुर शास्त्री, या तीसरा इंदिरा गांधी। ये 3 हो जाएगा। इंदिरा गांधी का 31 अक्टूबर का 1984 को सुबह में इनका बॉडीगार्ड के द्वारा ही मार दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी को ताशकंद में हो जाता है, और फिर 27 मई को 1964 को जवाहरलाल नेहरू का हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 47 में, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे? तो बोला जाता है कि सबसे अत्यधिक बार अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था इंदिरा गांधी की सरकार में, क्योंकि इंदिरा गांधी की जब सरकार होती है तो देख रहे थे कुछ तानाशाह रूप से वो शासन करना चाह रही थी, जिसमें वो अपने अनुसार बहुत सारा बदलाव करना चाहती है, जिसके उसी के शासनकाल में केशवानंद भारती देखने को मिला। उसके बाद केशवानंद भारती के बाद फिर बहुत सारा संशोधन देखने को मिला, जिसके कारण मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। तो इन सभी को देखने को उनके शासनकाल में मिला। फिर मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, खासकर वो मौलिक अधिकार को एग्नेस्ट खड़ा करने के लिए मौलिक कर्तव्य को लाया गया था, कि ताकि वो न्यायालय क्या कर सके, न्यायिक समीक्षा से बाहर किया जा सके संविधान संशोधन का। इसको लेकर क्या क्या मौलिक कर्तव्य को लाया गया था। तो इसलिए काफ़ी चर्चित इंदिरा गांधी है, जानी जाती है अपने कार्यकाल में, और विश्वास प्रस्ताव भी सबसे अत्यधिक बार आया था। नेक्स्ट देखिए 48 में, भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए। कह रहा है स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक जितने भी संयुक्त अधिवेशन संपन्न हुए, तो आपको मालूम होगा संयुक्त अधिवेशन कितना कितना बार हुआ। पहला 1961 में जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। क्यों संयुक्त अधिवेशन? संयुक्त अधिवेशन उस समय विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया, सॉरी विधवा पुनर्विवाह नहीं कहिए, ये था दहेज निषेध कानून लाया जा रहा था। हालांकि जवाहरलाल नेहरू का राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद भी ये जो डॉरी प्रथा है ना, वो दहेज प्रथा, यह पास नहीं हुआ था। फिर दूसरा 1978 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार में क्या होता है, बैंकिंग कर में सुधार के लिए मोरारजी देसाई के शासनकाल में 1978 में आता है, बैंकिंग कर प्रणाली में सुधार के लिए लाया जाता है। उसके बाद 1978 के बाद 1978 के बाद 2002 में आतंकवाद के विरुद्ध एक्ट लाया जाता है, आतंकवाद निषेध कानून लाया जाता है। तो इस प्रकार से 3 बार संयुक्त अधिवेशन का अभी तक पूरे स्वतंत्र भारत में दर्ज किया गया है, जिसमें हम लोगों ने देख लिया 61, 78 और 2002। तो उसमें वो तीनों बार अटल बिहारी वाजपेयी उस तीनों स्वतंत्र भारत के इतिहास में संपन्न हुए संयुक्त अधिवेशन में वो अपना संसद के रूप में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 में, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, विश्वास मत से पहले। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी है, चौधरी चरण सिंह है, तो दोनों हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी ऐसे ही हुआ ना, कि
क्या होगा, विश्वास मत प्राप्त करने से पहले जो 1996 में जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं उनकी सरकार गिर जाती है, तो वह विश्वास मत से पहले ही त्यागपत्र देते हैं। चौधरी चरण सिंह की बात वही होता है। 28 जुलाई 1978 ईस्वी को 1979 ईस्वी को प्रधानमंत्री के लिए चुने जाते हैं और उनको 20 अगस्त को सौ बहुमत साबित करना था और 19 अगस्त को कांग्रेस समर्थन वापस लेती, तो पहले ही विश्वास मत से अपना त्यागपत्र दे देते हैं, तो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल कौन कौन अप्राप्त रहे थे? एच जी देवगौड़ा कब बनते हैं? याद करिए, जब पीवी नरसिम्हा राव जाते हैं, फिर पीवी नरसिम्हा राव के बाद कौन आते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद एच जी देवगौड़ा आते हैं। तो एच जी देवगौड़ा 1 जून 1996 ईस्वी को बनते हैं और 10 माह के बाद 11 अप्रैल 1978 ईस्वी को विश्वास मत में असफल होते हैं। इनके पक्ष में मात्र एच जी देवगौड़ा के पक्ष में कितना जाता है? 158 वोट ही आ पाता है। इस प्रकार ये विश्वास मत में असफल रह गए। फिर पीवी सिंह, वही विश्व प्रताप सिंह कब आते हैं? यह आते हैं इसके बाद राजीव गांधी के बाद। तो राजीव गांधी 1991 तक रहता है, 1989 तक रहते हैं राजीव गांधी। उसके बाद वो आते हैं 1989 ईस्वी में विश्व प्रताप सिंह। तो वही 1989 ईस्वी में विश्व प्रताप सिंह आते हैं। इनके साथ क्यों होता है? राम मंदिर के समर्थन को लेकर कांग्रेस सपोर्ट करती है, लेकिन राम मंदिर को लेकर कांग्रेस अपना समर्थन वापस कर लेती है और वही 1989 से 1990 ईस्वी तक वे रहते हैं और लगभग 10 नवंबर 1990 ईस्वी को फिर वापस हो जाता है। विश्वास मत को साबित नहीं कर पाते हैं, तो परिक तो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 में संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वह प्रधानमंत्री के पास में होती है वास्तविक, क्योंकि आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री क्या होता है? कार्यपालिका तथा विधायिका का सर्वोच्च होता है। वास्तविक प्रधान वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 में, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो सबसे पहले जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटेन से भी लिया गया, विकसित भी ब्रिटेन में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 में, भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता। देखिए तथात्मक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। तथात्मक का मतलब होता है वास्तविक, तो वास्तविक संप्रभुता का मतलब क्या होता है? यानी कोई भी देश अपना बाहरी तथा आंतरिक निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र है, किसी भी देश के साथ संधि कर सकता है, वह स्वतंत्र है। तो वास्तविक संप्रभुता निवास किस में करता है? वह प्रधानमंत्री के रूप में भी करता है कि किसी भी देश के साथ संधि कर सकता है, कोई भी डिसीजन को ले सकता है, तो संप्रभुता प्रधानमंत्री में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? ये जनता पार्टी की सरकार। कैसे? जनता पार्टी की सरकार, आप देखिए, यही जनता पार्टी से कौन होते हैं? मोरारजी देसाई जी पहली बार बनते हैं, फिर उसी जनता पार्टी से चौधरी चरण सिंह बनते हैं। तो कह सकते हैं ना 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी भी हैं। जनता दल से कौन थे? जनता दल से थे एच जी देवगौड़ा जी थे। एच जी देवगौड़ा के बाद पीवी सिंह, विश्व प्रताप सिंह, और कौन थे? एगो थे इंद्र कुमार, ये भी थे। तो ये 3 थे। समाजवादी पार्टी से कोई प्रधानमंत्री नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? कौन पराजित हुए अविश्वास मत में? अब देखिए, मोरारजी देसाई के साथ क्या होता है? क्या वो अविश्वास मत में पराजित हुए? चलिए, विश्वास मत तो आपको मालूम होगा कि मोरारजी देसाई जी क्या करते हैं। मोरारजी देसाई के साथ स्थिति क्या बनता है? यह तो अविश्वास मत इनको सामना नहीं करना पड़ता, लगता है एक प्रश्न में शायद हम बोल दिए, तो उसको सुधार कर लीजिएगा। मोरारजी देसाई क्या हो जाता है, आंतरिक कलह के कारण, खासकर चौधरी चरण सिंह के साथ इनका क्या हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, और उसी के कारण, आंतरिक कलह के कारण ये अपना क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसको हम बीपी सिंह के नाम से जानते हैं, बीपी सिंह कब प्रधानमंत्री बनता है? बीपी सिंह बनता है राजीव गांधी के बाद। 1989 में बीपी सिंह बनते हैं और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो समर्थन कर रही होती है सरकार को बनाने में, वह वापस ले जाती है। इसके कारण विश्व प्रताप सिंह वही 1989 ईस्वी में रहते हैं और लगभग 10 मई 1990 ईस्वी तक इनको विश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए आता है और पारित नहीं कर पाते हैं, सरकार गिर जाती है। मात्र इनके पक्ष में लगता है विश्व प्रताप सिंह के पक्ष में 142 वोट ही जाता है। और एच जी देवगौड़ा के साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है। एच जी देवगौड़ा जी क्या होते हैं?
वही नरसिम्हा राव अटल बिहारी वाजपेयी के बाद इनको बनाया जाता है। जो बोला जाता है, इनका प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य ही एच.जी. देवगौड़ा जी थे। जो बोला जाता है कि 1996 ईस्वी में कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाती है, उसके बाद जो अन्य पार्टी सरकार आती है उसकी भी पूर्ण बहुमत नहीं आती है, तो मिली जुली सरकार होता है, यानी गठबंधन की सरकार बनती है। वही संयुक्त मोर्चा ने कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में सरकार बनाते हैं और वही एच.जी. देवगौड़ा को चुना जाता है। कब एच.जी. देवगौड़ा को चुना जाता है? लगभग 1 जून 1996 ईस्वी को। और वही मतलब कहिए कि 10 माह तक चलता है सरकार। अगला 11 अप्रैल को 1989 ईस्वी को विश्वास मत साबित नहीं कर पाते हैं, उनका सरकार गिर जाता है। तो क्या हो जाएगा? 2-3 अटल बिहारी वाजपेयी के भाई भी अविश्वास से मत गिरता है, 1998 वाला ही न होता है, एक वोट से आ जाते हैं, तो 2-3-4 हो जाएगा। नेक्स्ट 56 देखिए, यदि भारत क्या प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता। हम लोग देखे थे कि अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो जब क्या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकता है, तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी 6 महीना के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, लोकसभा के बजट पर नहीं बोलना होगा, तो ये सभी कुछ नहीं, यही इसका पर्याप्त है, नहीं कर सकता है अविश्वास प्रस्ताव। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री क्या होता है, उसका संविधान में किस प्रकार से वर्णन है, नियुक्ति किया जाता है या फिर चुना जाता है, तो अगर चुना जाता है तो कौन चुनता है, नियुक्ति किया जाता है तो कौन नियुक्त करता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री से रिलेटेड हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लिया। आशा करते हैं अब आपके माइंड में जो भी प्रश्न होगा वो क्लियर हो गया होगा, कुछ कन्फ्यूजन भी होगा वो क्लियर हो गया होगा। इस निष्कर्ष को, प्रधानमंत्री का निष्कर्ष देखने के बाद यही चीज़ पता चला कि जो अभी जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, उससे पहले की जितनी भी सरकार थी वह पूर्ण बहुमत नहीं ला पाने के कारण काफ़ी अस्थिरता का सामना करना पड़ा देश को। अस्थिरता क्या हुआ? पूर्ण बहुमत नहीं कर रहने के कारण कोई भी मुद्दा हुआ, एक पार्टी को पसंद नहीं आया, हुआ अपना समर्थन वापस ले लिया, तो विश्वास मत नहीं साबित करे, सरकार गिर गया। यह बहुत बार देखने को मिला है। तो काफ़ी दिनों के बाद ये कहा जा सकता है कि एक भारत को स्थिर प्रधानमंत्री मिला है जिसमें पूर्ण बहुमत के साथ आई है। तो इस तरह से आज का क्लास समाप्त करते हैं हम लोग। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक हमारे क्लास के लिए देखने के लिए धन्यवाद। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं।